नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपको मॉर्निंग में दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ आपको कठिन प्रश्न भी मिलने वाले हैं, यानी कि आपके अच्छे लेवल के प्रश्न भी मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन कठिन होंगे उन्हें आप ध्यान से देख के सॉल्व करिएगा, ताकि दोस्तों जो है अगर आपके एग्जाम में अगर कठिन प्रश्न आता है तो आपको करने का आदत रहना चाहिए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर आप जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके। दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि अगर आपने अब तक भी अनअकैडमी कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से जाकर जो है आपको इसमें बीपीएससी के लिए स्पेशल वहाँ पर दोस्तों जो है कोर्स चलाई जा रही है। तो अगर आप में से कोई भी अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वहाँ से आपको जो है अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे और आपको बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा जो है रेफरल कोड यूज़ करते हैं स्टडी पॉइंट 10, तो आपको जो है हर कोर्स पे जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप जरूर लीजिएगा और आप जो है इसका जो है लाभ ज़रूर उठाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किस प्रकार से। देखिए, जो थर्मल फ्लास्क होता है उसमें जो ऊष्मा का क्षय होता है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है संवहन से, विकिरण से, चालन से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो जो सही आंसर हमारा होगा, देखिए उपरोक्त सभी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय होता है वह विकिरण से, संवहन से या फिर चालन से, इन तीनों विधियों से जो है रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। जो फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं इनका कौन सा जो भाग होता है कि आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी अपना जवाब ज़रूर देंगे, और आपका स्कोर क्या होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, जो फोटोग्राफी कैमरे का जो फिल्म होता है वह एक रेटिना, आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो इस प्रश्न का अगर आपने डी चुना था तो इस प्रश्न का आपका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को जो है प्रतिरोपित किया जाता है। देखिए, आप सभी को पता होगा जो नेत्रदान होता है उसमें जो पूरा आँख है उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, बल्कि आँख के एक हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसी एक हिस्से का नाम आपको बताना कि जो नेत्र का जो प्रतिरोपण किया जाता है तो किस हिस्से का प्रतिरोपण होता है, कॉर्निया का, लेंस का, रेटिना का, या फिर पूरी आँख का। तो पूरी आँख यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेंस भी गलत हो जाएगा, रेटिना भी गलत हो जाएगा। देखिए, प्रतिरोपण होता है कॉर्निया का। सही आंसर क्या हो जाएगा, नेत्रदान में कॉर्निया का प्रतिरोपण होता है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि एग्जाम में आसान प्रश्न नहीं आते हैं, कभी कभी आसान प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दोनों आप याद रखिए, विद्युत धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि याहू, गूगल तथा एमएसएन क्या है। देखिए, आपने याहू का भी नाम सुना होगा, गूगल का भी नाम सुना होगा, एमएसएन का भी नाम सुना होगा, और ये तीनों जो है इंटरनेट साइट्स हैं। क्या हैं, याहू, गूगल और एमएसएन जो है ये तीनों इंटरनेट साइट्स हैं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या है। सोनोग्राफी चिकित्सा पद्धति में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो अधिक लोग जो है इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो सोनोग्राफी चिकित्सा पद्धति होती है इसमें किन तरंगों का उपयोग होता है। अवरक्त तरंगे, पराश्रव्य, एक्स किरणें, या फिर अवश्रव्य तरंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है सोनोग्राफी चिकित्सा पद्धति में। किसका प्रयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एक्स किरण है इनकी खोज किसने की थी, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है। तो याद रखिए, रॉन्जन, किसने, रॉन्जन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केरल में। देखिए, जो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है यह केरल के त्रिवेंद्रम के पास में स्थित है। कहाँ पर, केरल के त्रिवेंद्रम के पास में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा आप एक बात और याद रखिए, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो श्रीहरिकोटा है वो कहाँ पर है। तो श्रीहरिकोटा हमारा कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। यहीं पर जो हमारा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है। आप ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था। देखिए जो रडार होता है RADAR, रडार का आविष्कारक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट वॉटसन। क्या हो जाएगा, रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वॉटसन। अब देखिए कई बार रडार का फुल फॉर्म भी आता है, एक देखिए रडार होता है और एक होता है सोनार। तो रडार और सोनार दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग किया जाता है वायुसेना द्वारा, यानी कि किसी भी दूर स्थित वस्तु की स्थिति पता करने के लिए जो है रडार का प्रयोग होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार का जो प्रयोग होता है वह नाविकों द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कि जल सेना द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से जो है जल में डूबी हुई किसी भी वस्तु की स्थिति जो है आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, सोनार और रडार का। अगला प्रश्न है 90:90:90 का तात्पर्य क्या है। देखिए इसका संबंध किससे है, पहली बात तो आप इसका जो संबंध है वो हो जाएगा एड्स से। क्या हो जाएगा, जो 90:90:90 है, इसका जो संबंध है वो किससे है, एड्स से है। और बात नहीं कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर आप सभी को पता होगा कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही सर CV रमन, पहले तो आप नाम याद रखिए किसे, सर CV रमन को जो है, CV रमन को रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए, सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए जो है भौतिकी का नोबेल मिला था। इसी दिन 28 फरवरी को ही जो है CV रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल मिला था। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 30 जनवरी का क्यों मनाया जाता है, 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को ही जो है महात्मा गांधी का निधन हुआ था। इसके अलावा 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिए 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और 1 दिसंबर को हमने भी बात किया कि 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी किस रचना के लिए मिला था। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल जो है 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इनका भी नाम आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हाल ही में जो है 2020 के भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जानी शुरू हो चुकी है। देखिए चिकित्सा का घोषणा हो चुका है और भौतिकी के नोबेल की घोषणा जो है 2020 की हो चुकी है। और ये हमने कल आपको वीडियो दिया भी था। जैसे ही सभी 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किए जाते हैं। किसके स्मृति में दिया जाता है, यह डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला देखिए, भारत में मीट्रिक प्रणाली जो थी यानी कि जो दशमलव प्रणाली है ये कब से प्रारंभ की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। देखिए जो मीट्रिक प्रणाली है क्या, देखिए जो ज़मीन की नाप होती है या भूमि पैमाइश होती है, इसके लिए हमारे देश में जो है 2 जो है प्रणालियाँ प्रचलित थी। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला इम्पीरियल यूनिट सिस्टम। क्या होता है, इम्पीरियल यूनिट सिस्टम, जिसे आप कह सकते हैं कि शाही इकाई पद्धति। क्या कहते हैं इसे, इम्पीरियल यूनिट सिस्टम को शाही इकाई पद्धति भी आप कह सकते हैं। भारत में पहले यही था इम्पीरियल यूनिट सिस्टम। इसके बाद जो है मीट्रिक प्रणाली कब आई भारत में, तो मीट्रिक प्रणाली जो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। कब आया, 1957। और देखिए 1 अक्टूबर 1958 से, कब से, 1 अक्टूबर 1958 से भारत में जो है इसे अपना लिया गया था। कब, 1 अक्टूबर 1958। तो अगर आपके ऑप्शन में 1958 होता तो 1958 जो है इसका परफेक्ट आंसर होता।
चूँकि ऑप्शन में यहाँ पर 1958 नहीं तो आप 1957 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1958 को जो है भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है अपनाया गया था। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हमारा हो जाएगा धान का कीट है। जो सैनिक कीट है यह धान फसल का कीट है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की होती है, आप सभी को पता भी होगा, हमें उम्मीद है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, और दूसरी होती है खादर मिट्टी। तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसे हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी अगर पुरानी हो जाए तो उसे बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी अगर नहीं है तो उसे हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुराना है तो बांगर, क्या होगा? पुराना है तो बांगर, नया है तो खादर। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि हमारे देश में कितनी मिट्टियों को मान्यता प्राप्त है, तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च जो हमारा एसोसिएशन है, इसके तहत भारत में जो है 8 मिट्टियों को जो है मान्यता प्राप्त है। आप कह सकते हैं कि 8 मिट्टियों को स्थान दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ये बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन खेती की उपमा दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 200%। क्या होता है? यदि सस्य गहनता 200% से ऊपर है तो उसे जो है गहन कृषि की जो है संज्ञा दी जाती है। इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। देखिए क्या लिखा होगा कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा अपने उत्तर का चयन करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो अगर आपको सभी समाचार पत्रों का नाम पता होगा तभी जो है आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए पहला दिया हुआ है कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ जो है यह एनी बेसेंट से संबंधित समाचार पत्र है। तो क्या हो जाएगा? ए का हमारा हो जाएगा 2 कॉमनवेल्थ। दूसरा है लीडर समाचार पत्र, तो लीडर का संबंध है मदन मोहन मालवीय से। किससे है? तो देखिए हमारा ए का क्या हो गया? ए का हो गया 2, बी का हो गया हमारा 4। तीसरा है अल बिलाग, तो जो अल बिलाग समाचार पत्र इसका संबंध है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। तो सी का हमारा क्या हो गया? सी का हमारा हो गया 3। बचता है डी का 1, तो इंडिया का संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी, तो डी का 1। देखिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखिए कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, अल बिलाग जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अल्पकालीन ऋण होते हैं यह 15 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। कितने माह के लिए? 15 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न क्या दिया है कि कुल मछली उत्पादन में निम्न में से 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? अब देखिए मछली उत्पादन की यदि बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष जो है ये आंकड़े बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? 2019 में कुछ और आंकड़ा रहेगा, 2020 में कुछ और आंकड़े रहेंगे। तो देखिए अगर हम नए आंकड़ों को देखें, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, इस प्रश्न में अगर हम बात करें नए आंकड़ों की देखें तो नए आंकड़ों के अनुसार जो है हमारा आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए आंकड़ों के अनुसार, देखिए माफ़ कीजिएगा, नए आंकड़ों के अनुसार जो है हमारा पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर होगा। क्या होगा? नए आंकड़ों के अनुसार देखिए पश्चिम बंगाल हमारा प्रथम स्थान पर होगा मछली उत्पादन में। दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात आ जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा केरल। दोस्तों अगर फिर भी आपको इस प्रश्न में कोई भी संशय लगता है या फिर लगता है कि इस प्रश्न का कोई भी और उत्तर हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट करके देखिए, कमेंट करिएगा, हम उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है अधिनियम को संसद में पारित होने के बाद संविधान अनुसार आधे राज्यों को जो है उसका अनुसमर्थन आवश्यक था। कौन सा पहला राज्य था जिसने अनुसमर्थन दिया? यानी कि जीएसटी को समर्थन देने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने जो है इस बिल का जो है सबसे पहले समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
कई बार प्रश्न पूछता है कि जो जीएसटी का जीएसटी किस समिति में जो है जीएसटी का समिति यानी बताना था कि किस समिति ने अनुशंसा की थी जीएसटी की। तो आप याद रखिए विजय केलकर समिति ने जो है जीएसटी की अनुशंसा की थी। विजय केलकर समिति। लागू कब हुआ हमारे देश में जीएसटी? तो आप याद रखिए 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री हमारे देश के उस समय थे अरुण जेटली। इनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में जो है ये बिल पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया था। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला देखिए, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एक्सचेंज का उद्घाटन 9 जनवरी 2017 को कहाँ पर किया गया? तो भारत का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एक्सचेंज था इसका उद्घाटन 9 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का पहला सेरीकल्चर केंद्र कहाँ पर है? झारखंड, रांची में है। इसके दूसरे केंद्र की स्थापना दिसंबर 2016 में कहाँ की गई? तो देखिए यहाँ पर 2016 से आपको कोई मतलब नहीं, ये प्रश्न वैसे भी आपका बनेगा क्योंकि जो भारत का पहला सेरीकल्चर सेंटर था वो कहाँ था? झारखंड के रांची में। तो आपसे पूछा गया कि दूसरा जो है अब कहाँ पर बना है? तो बेंगलुरु में जो है भारत का दूसरा सेरीकल्चर जो है केंद्र बना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो हमारा है इसरो का हेड ऑफिस है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला देखिए, मिर्गी रोग के उपचार में शांतिकारक औषधि के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो मिर्गी रोग के उपचार में जो शांतिकारक औषधि होती है इसके रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है मिर्गी रोग के उपचार में शांतिकारक औषधि के रूप में जो है कार्य करता है, प्रयुक्त होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है कहाँ से? मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यह जो है एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला देखिए, किस मुगल कालीन शासक का शासनकाल पेटीकोट शासन या फिर पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मुगल काल से प्रश्न है। पेटीकोट शासन का जो शासनकाल है किसका शासनकाल कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल को। देखिए जो अकबर के शासनकाल का 1560 से लेकर 1562 तक का भाग था, इसी समय को जो है पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है कि प्रबुद्ध निरंकुश किस शासक को कहा जाता है, यानी किस मुगल शासक को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। एक प्रश्न और है कि अनपढ़ मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? यानी कि 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि माइनस में, यानी कि जनसंख्या घटी वहाँ की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड में जो था नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के दशक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की गिनती जननांकिकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, यानी कि भारत की जो गिनती है वह जननांकिकीय लाभांश वाले देश में की जाती है, क्यों की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है, इसीलिए जो है भारत को जननांकिकीय लाभांश वाले देश के रूप में गिनती की जाती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुकुट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए चांदी के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुड़ाल नामक स्थान से। देखिए कुड़ाल नामक स्थान कहाँ पर है? तो यह हरियाणा में स्थित है कुड़ाल नामक स्थान, और यहीं से जो है चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए एक दिन मैंने आपको प्रमुख क्षेत्रों के जो है नदियों का नाम गिनाया था कि कौन सा क्षेत्र किस नदी किनारे है। तो देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करें तो आप यहाँ से रिवाइज करिएगा कि मैंने क्या आपको ट्रिक बताया था। हड़प्पा में पा आया है, पा में आपको रा जोड़ना है, पारा, तो रा से क्या हो जाएगा? रावी। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो, अडो से क्या हो जाएगा? पड़ोसी, सी से क्या हो जाएगा? सिंधु। मोहनजोदड़ो अंतिम अडो से पड़ोसी, और सी से क्या हो जाएगा? सिंधु। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। अगला है भारत में सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य शीर्ष हैं? तो देखिए भारत में सबसे जो अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कहवा का उत्पादन होता है, वो पहले कर्नाटक में होता है,
फिर केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न देखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम जो है यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने कितने प्रश्न गलत किए ये आप ज़रूर देखिएगा, या और कितने सही किए ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।